हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें हम लोग पोस्ट मॉडर्न को पढ़ रहे थे, तो पोस्ट मॉडर्न में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो जितने जो इन्वेडर्स हैं वो हम लोगों ने देखा कि वो कैसे यहाँ इंडियनाइज हो गए। तो वहाँ का जो कल्चर था, यहाँ का दोनों का मिक्सअप हो गया और इससे यहाँ पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जब पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या देखें कि जो पाटलिपुत्रा था, पाटलिपुत्रा का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था, इंपॉर्टेंस खत्म हो गया था। पाटलिपुत्रा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा था। लास्ट जो हमारा जो कन्व डायनेस्टी था उसके बाद देखा जाए तो इंडो ग्रीक आए, राइट। इंडो ग्रीक आए, इनका अपना कल्चर था, ये आए इंडिया में मिक्सअप किए। इंडो ग्रीक के बाद आपका बहुत सारा आया, जैसे सीथियंस आए, पार्थियंस आए, पार्थियंस आए, सीथियंस आए, कुशाना आया, सेसेनियन आए। तो ये सब अलग अलग आते गए। तो इनका जो यहाँ पे और ये सब क्या हुआ, लास्ट लास्ट इंडियनाइज हो गए, यहाँ के कल्चर को अपना लिया मीन्स। और तो इस कारण वहाँ का कल्चर आया और यहाँ कल्चर, तो उनका बहुत सारा मिक्सअप हुआ। तो ये सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे कि इसका वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर का हमारे सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, सोसाइटी का क्या कंडीशन हो गया, सोसाइटी कैसा रहा, ये सारा कुछ हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मान लो कि जैसा हम लोग देखते हैं बहुत सारा स्कल्पचर्स है, जैसे गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स हुआ, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स हुआ। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स जो हैं वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ पे इसका कितना प्रभाव पड़ा और हमारा सोसाइटी कैसे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो है इस जो संपर्क रहा उसका क्या योगदान हुआ। जैसे जो वहाँ वो लोग आए तो वो लोग अपने अनुसार कुछ चलाएं, कुछ अपना टेक्नोलॉजी लाएं, अपना टेक्निक लाएं, तो सबका हमारे सोसाइटी पे अलग अलग योगदान पड़ा। तो ये सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो साका और कुशाना फेज जो था, इसमें बहुत सारा नया एलिमेंट किसमें जुड़ा, ट्रेड और एग्रीकल्चर में। हमारा जो ट्रेड था, एग्रीकल्चर था, इसमें बहुत सारा नया नया तकनीक यूज हुआ। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, आर्ट एंड लिटरेचर में, स्कल्पचर एंड पोएट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये सब में बहुत वास्ट लेवल का सारा टेक्नोलॉजी ये सब यूज हुआ। ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ तो इससे जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था वो हमारे लाइफ में, हमारे कल्चर में दिखने लगा कि वहाँ का जो इन्फ्लुएंस हम लोग बहुत कुछ वैसा यूज करने लगे। ठीक है ना। तो इसमें और क्या था, जैसे कि मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति क्या बोलता है, साका और पार्थियंस को लोग क्या बोलते हैं, व्रत क्षत्रिय। व्रत क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय हैं ये लोग। यानी कि मनुस्मृति में सकाज और पार्थियंस को क्षत्रिय तो बोला गया, क्षत्रिय तो बोला गया है, लेकिन किस तरह का क्षत्रिय बोला गया है, सेकंड क्लास क्षत्रिय। यानी कि जो कि अपने ड्यूटीज जो था, जैसे उनका जो सेक्रिफिशियल रिचुअल्स था, ये सब का जो ड्यूटीज था उनका, वो सब क्या हो गए, वो विचलित हो गए थे, वो छोड़ दिए थे। इसलिए उनका जो था स्टेटस जो था वो गिर गया था, वो लोअर क्लास में आ गए थे और वो द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय बन गए थे। धीरे धीरे जो सोशल लॉज हमारा था वो बहुत ही रिजिड होते जा रहा था, बहुत ही कठोर होते जा रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं ऋग वेदा में कैसे कितना हम लोग का सोशल लॉ बिल्कुल ना के बराबर रिजिड था। उसके बाद जब लेटर वैदिक में आया तो थोड़ा रिजिड बना। उसके बाद अब धीरे धीरे और ज़्यादा रिजिड बनते जा रहा था सोसाइटी जो है वो, और कानून को ज़्यादा हार्ड बनाते जा रहा था। ठीक है ना। ब्राह्मण्स को अभी भी प्रिविलेज मिल रहे थे, बहुत सारे चीज का उनको। अनटचेबिलिटी और स्लेवरी जो था वो अब और तेजी से बढ़ता जा रहा था, ये अभी भी था। वुमेन का जो कंडीशन था वो अभी भी निम्न था। जो लेटर एक कब से कंडीशन चालू हुआ था, लेटर वैदिक एज में हम लोग देखे थे कि वुमेन का कंडीशन डाउन होना स्टार्ट हो गया था, जो कि अभी भी बहुत डाउन हो गया था। और इसमें सती का रेफरेंस भी मिलता है, यानी कि इसके टाइम मॉडर्न के बाद कुछ सती का भी कहीं कहीं पर रेफरेंस मिला है कि सती का भी, सती प्रथा भी स्टार्ट हो गया था। मध्य एशिया के जो कई और राजा थे वो यहाँ पे कई अपने अपने अनुसार चलाएं, यहाँ पे वो अपना शासन लगाएं। और इससे क्या हुआ, कई छोटे छोटे राज्य स्टार्ट हो गए, यानी कि सामंतवाद, फ्यूडेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया। छोटे छोटे राजा होते थे। जैसे कि अगर हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, पोल साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं लॉर्डशिप होता है। लॉर्डशिप जो यूरोपियन कंट्रीज में लॉर्डशिप चलता था। ठीक है ना। यूरोपियन कंट्रीज में लॉर्डशिप, जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते थे, बड़े बड़े सामंतवाद होते थे, वो वहां पे चलाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे धीरे धीरे फ्यूडेटरी सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो इसी कारण छोटे छोटे राजाओं पे अपना कंट्रोल करते थे। मतलब कि छोटे छोटे राजा चला रहा है, ठीक है चलाओ, लेकिन उसका जो मेन जो राजा है वो उसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए कुशाना जो होते थे, कुशाना जो टाइटल लेते थे किंग ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का राजा। यानी कि जितने जो छोटे छोटे सामंत लोग हैं वो अपने आप को राजा, ठीक है तुम राजा रहो, लेकिन जब जो राजा जो है वो अगर आप लोगों से हेल्प मांगा तो आप उनको हेल्प दोगे। और ये क्या करते हैं, जितने जो स्मॉल स्टेट्स है वो सबसे ट्रिब्यूट लेते थे, सबसे टैक्स लेते थे, सबसे कलेक्शन लेते थे। इसीलिए अपने आप को किंग्स ऑफ किंग यानी कि महाराजा या राजाओं का राजा बोलते थे।
साका और कुशाना एक और क्या किए, ये लोग डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप को आइडियाज को स्टार्ट किए। मतलब क्या हुआ कि राजा जो होता है उसमें दैवीय शक्ति होता है, राजा जो होता है वो क्या होता है, दैवीय शक्ति उसमें होता है, वो भगवान के द्वारा स्पेशली भेजा गया होता है। यानी कि देखो, अगर आप जनता के बीच में अपना विश्वास लाना है, अपना भय प्रकट करवाना है, तो अपने आप को भगवान से जोड़ दो, अपने भगवान को बीच में ले आओ। यही ये लोग को पता था कि जनता जो है वो भगवान को बहुत मानती है, भगवान से डरती है, ये सारा कुछ है। तो ये लोग बोले कि तुम राजा की बात को मानो, राजा के अगर विरोध गए, राजा का अगर आपने विरोध किया तो मतलब कि आप भगवान के विरुद्ध जा रहे हो, भगवान आपसे निरुष्ट हो जाएंगे, भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपको श्राप दे देंगे। क्योंकि कुशाना जी अपने आप को क्या बोलते थे, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, वो अपने आप को सन ऑफ गॉड, ईश्वर के पुत्र बोलते थे, देवपुत्र सहनशाही, ठीक है ना, ये क्या बोलते थे, देवपुत्र सहनशाही। साका जी अपने आप को देवपुत्र, यानी कि हम देवताओं के पुत्र हैं, आप हमारी बात को मानो, हमें राज्य करने के लिए ही भेजा गया है, आप हमारे खिलाफ नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। क्यों, ताकि अपना रॉयल अथॉरिटी को लेजिटिमाइज कर सकें। मनु के अनुसार पीपल शुड रिस्पेक्ट द किंग इवन इफ ही इज ए चाइल्ड। मनु बोलते हैं कि राजा का हर लोग को क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, राजा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि राजा जो है वो क्या है, वो भगवान के रूप में, एक ह्यूमन के रूप में भगवान है, ह्यूमन के रूप में एक महान देवता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान का एक रूप है, भगवान का एक रूप है, इसलिए आपको उसका इज्जत करना होगा, उसकी हर बात को मानना होगा। अगर आप राजा के अगेंस्ट गए मतलब कि आप भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको कठोर से कठोर सजा मिलेगा। कुशाना और क्या किया था, छत्रपा सिस्टम। छत्रपा सिस्टम क्या है, मतलब कि छोटे छोटे गवर्नरशिप होते हैं, राज्य को अपना अलग अलग, जैसा अभी हम भारत एक देश है उसमें अलग अलग राज्य है, तो वही छत्रपा सिस्टम है। और बहुत सारे छत्रपा जो बढ़ा था, जिसके हेड को क्या बोलते थे, छत्रपीज, जो गवर्नर होते थे उसको छत्रपीज बोलते थे, वही गवर्नर होते थे जो रूल करते थे। इसमें हेरिडेटरी ड्यूअल रूल भी चलता था, मतलब क्या हुआ, एक साथ बाप और बेटा दोनों रूल कर रहा है, समझ गया ना, वंशानुगत दोहरा शासन था, मतलब कि सेम राज्य को एक साथ बाप और बेटा दोनों रूल कर रहा है, ऐसा भी बहुत जगह पे देखने को मिला था। ये लोग बहुत अच्छे हॉर्समैन होते थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे, साकाजान कुशाना थे बहुत अच्छा कैवेलरी घुड़सवार और राइडिंग हॉर्स को लार्ज स्केल पे पॉपुलराइज किए थे। मीन्स ये लोग बहुत अच्छे घुड़सवार होते थे। ग्रीक्स जो होते थे वो और क्या इंट्रोड्यूस किए थे, प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, यानी कि सैन्य शासन। सैन्य शासन का शुरुआत कौन किया था, इंडो ग्रीक जो होते हैं वो यहाँ पे सैन्य शासन, तो इसलिए उसी समय से सैन्य शासन मतलब कि जो मिलिट्री गवर्नर है, मिलिट्री जो है वो राज्य वो भी शासन कर सकता है, ठीक है ना। ये लोग क्या कर दिए, मेड कॉमन द यूज ऑफ रियंस, सैडल्स एंड टॉय स्ट्रिपर्स, यानी कि वो लोग रस्सी से जो लगाम बनता था घोड़ा का, घोड़ा के ऊपर जो काठी रखा था और घोड़े के पैर में जो यूज हो, पैर में जो लगता है वो सबको ये लोग ये आम कर देते, बहुत आसान करते, बोले थे कि ये सब लोग यूज करो, हर घोड़े में सब यूज होना चाहिए। और इससे क्या हुआ, सवारी जो था वो आसान हो गया। अब लोग घोड़े पे बैठता, लगाम से उसको कंट्रोल में रखता, तो ये सब आसान हो गया था, काठी पे बैठने से उसको आराम हो गया था, तो ये घुड़सवारी को बहुत आसान बना दिए थे। ये लोग और क्या यूज करना चाहते थे, कैप्स, टोपी, हेलमेट और बूट्स। जैसे कि आप देखे थे कुशाना का एक इमेज मिला है, कनिष्क का एक इमेज मिला है जिसमें वो बूट पहने हुए है, उसका सर तो नहीं है लेकिन वो बूट पहने हुए है, तलवार लिए हुए है, युद्ध की मुद्रा में है, तो उसमें क्या टोपी, हेलमेट, बूट्स ये सब यूज होने लगा था। साकाज और कुशाना जो थे वो नए ड्रेसिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें क्या क्या होता था, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर, हैवी लॉन्ग कोट्स और लॉन्ग बूट्स, पगड़ी पहनते थे, अंगरखा रखते थे, पतलून रखते थे और एक लंबा सा कोट पहनते थे और एक लंबा जूता पहनते थे। इससे क्या होता था, ये वॉरियर और बहुत जो उच्च सोसाइटी के जो अमीर लोग थे वो ऐसा ड्रेसेज पहनते थे। प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लेदर शू बिगन इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड इन ऑल लाइक। इसी समय से भारत में चमड़े का जूता बनना स्टार्ट हो गया था, पहले नहीं होता लेकिन इसमें से चमड़े का जूता बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये आपका राजनीतिक और प्रशासन उस समय था। अब हम लोग उस समय का क्या देखते हैं, अब हम लोग उस समय का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी देखते हैं कि कैसा था। तो आपको ध्यान होगा कि जो कुशाना जो थे वो पूरे सिल्क रूट पे कंट्रोल किए हुए थे, तो इससे इंडिया को और ज़्यादा प्रोस्पर होने में हेल्प मिला। हम लोग क्या मेनली एक्सपोर्ट क्या करते थे, हम लोग कंज्यूमर गुड्स, पोट्री, कॉटन क्लोथ्स, आइवरी गुड्स, वुड्स और स्पाइसेज, ये हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पोर्ट क्या करते थे, लग्जरी गुड्स, बुलियंस, गोल्ड और ज्वेलरी, परफ्यूम और वाइन। वाइन इंडिया शुरू से ही इम्पोर्ट करता आया है।
तो ये सारा कुछ हम लोग इम्पोर्ट करते थे। कुशाना बहुत बहुत ज़्यादा प्योर गोल्ड कॉइन इशू किया था, ठीक है ना, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन भी बहुत ज़्यादा ये लोग इशू किए थे। ये कॉन्टैक्ट किससे इस्टेब्लिश किए? सेंट्रल एशिया और इंडिया से, और इससे सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड फ्लोरिश हुआ। इंडिया इंपोर्टेड क्या किया? बहुत सारा अटलाई माउंटेन से गोल्ड को इंपोर्ट किया। गोल्ड अटलाई माउंटेन पे मिलता था, वहाँ से बहुत ज़्यादा गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते थे। और कुशाना का सिल्क रूट पे कंप्लीट कंट्रोल था, तो इकोनॉमी जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें क्या था, टॉल्स वो लेते थे। जितने जो ट्रेडर्स जो होते थे वो सिल्क रूट को यूज करते, उनको टॉल्स देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इकोनॉमी था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। कुशाना एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किए थे बहुत अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि लोग लकड़ी का हल ये सब यूज करना सिखाए थे सारा कुछ। जो आर्कोलॉजिकल ट्रेसेज है वो ये दिखाता है कि लार्ज स्केल इरिगेशन इन पाकिस्तान, अफगान और सेंट्रल एशिया डेटेड टू कुशाना पीरियड, यानी कि लोग जो आपका जो सिंचाई का व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छा करके दिए थे, बहुत अच्छे से बना के दिए थे, जो कि हमारे आर्कोलॉजिकल जो सर्वे हुआ है उससे पता चला है कहाँ पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में। वैश्या जो होते थे वो अपने आप को गिल्ड और कॉरपोरेशन में संगठित किए, यानी कि गिल्ड क्या हुआ, ये लोग आप एक अपना संगठन बना लिए। और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में कास्टिज्म को लाने वाला, कास्ट सिस्टम लाने के लिए सबसे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है? गिल्ड। गिल्ड सिस्टम जो था, इस गिल्ड को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इंडिया में कास्ट सिस्टम लाने के लिए, क्योंकि ये जो गिल्ड होते थे एक अपना संगठन बना लेते थे, और उस गिल्ड में सिर्फ वही, जैसे मान लो कि हम सोने का काम कर रहे हैं, गोल्ड का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ गोल्ड का व्यापार करने वाले लोग ही उस गिल्ड से जुड़े रहेंगे। और इवन कि गिल्ड को आप छोड़ नहीं सकते हो, गिल्ड से सारा परमिशन लेना है, कोई शादी भी करना है तो गिल्ड में परमिशन लेना है, गिल्ड को बताना है सारा कुछ। यानी कि जैसे देखो, गोल्ड का काम करने वाला सोना, यानी कि वो सुनार बन गया, पूरा गिल्ड सिस्टम से वो जाति बन गया। लोहे का काम करने वाला लोहार, एक गिल्ड आया, उससे वो कास्टिज्म में फॉर्म हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि कास्टिज्म को बढ़ाने में इंडिया में गिल्ड सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। गिल्ड सिस्टम क्या होता था? ग्रुप ऑफ कार्ड्समैन गॉट वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग कुशाना। एक कुशाना के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, शिल्पकारों का एक समूह होता था, और गिल्ड का पार्ट होने में आप, अगर आप गिल्ड का पार्ट हो गए तो आपके शिल्प को बढ़ावा देना, आपके शिल्प को बेचवाना, ऐसा भी गिल्ड का जिम्मेदारी होता था। और इवन कि गिल्ड को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता था गिल्ड के द्वारा, और ये बैंक के रूप में भी कार्य करता था, यानी कि आपको लोन भी दे रहा है, आपको टेक्निकली भी हेल्प कर रहा है, हर तरह से गिल्ड हेल्प भी करता था। लेकिन ये आप, अगर आप गिल्ड में आ गए तो आप दूसरे गिल्ड में नहीं जा सकते हो, बहुत आपको सिर्फ इसी गिल्ड का काम करना होगा। अगर पॉलिटिकल का बात करें गिल्ड का, तो ये गिल्ड का मतलब पंजीकरण अनिवार्य था, गिल्ड को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और गिल्ड का अपना झंडा होता था, अपना सिक्का होता था, अपना सेना होता था। सोचो, गिल्ड का अपना झंडा है, अपना क्वाइन है, अपना मिलिट्री है। क्यों अपना मिलिट्री रहते थे? क्योंकि अगर कहीं दूर दूर व्यापार करने जा रहे हैं तो कहीं कुछ अगर ऐसा हमला उमला हो गया तो ये अपने आप को बचाएंगे कैसे, तो उसके लिए ये अपना सेना भी रहते, इनको राजा की तरफ से परमिशन मिला हुआ रहता था, ये अपना क्वाइंस रखते थे, अपना फ्लैग रखते थे, लेकिन इनको शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करवाना होता था ताकि हेल्दी कंपटीशन हो सके। गिल्ड का जो प्रेसिडेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? ज्येष्ठक। अगर चीफ जो प्रमुख शिल्पकार है उसको बोलते थे प्रथम कुलिक। प्रमुख जो लेखककार होता था, अकाउंटेंट होता था, उसको बोलते थे प्रथम क्यास्त। और जो कारवा लीडर होता था उसको बोलते थे सार्थवाह। कारवा लीडर का मतलब क्या हुआ, जैसे उस समय तो उतना अच्छा भी ट्रेवल का साधन नहीं था, तो उसमें लोग ग्रुप में निकलते थे व्यापार करने के लिए, 50, 60, 20, 30, 40 का ऐसा ग्रुप होता था। तो उसका जो कारवां का जो लीडर बनाया जाता था उसी को क्या बोलते थे? सार्थवाह। और सब एक साथ जाते थे और उसी के साथ इनका आर्मी चलता था ताकि इनको जंगल ये सब में डाकू लोग से इनको सुरक्षा कर सके। अगर अब हम रिलीजन का बात करें तो रूलर्स जो थे वो सिर्फ इंडियन नॉर्थ को ही नहीं बल्कि उस समय का जो पॉपुलर रिलीजन था सबको अपना लिए थे। जैसे कि अगर हम कुशाना का बात करें तो कुशाना में देखो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इसके अंतिम रूलर जाते जाते जैसे वासुदेव, जो अंतिम रूलर थे वासुदेव टू, वो कृष्ण को अपना देवता मानते थे, अपना कुल देवता माने ले, क्यों? तो ये लोग हर धर्म को बहुत अच्छे से माने। जैसे सम ऑफ इनका जो राजा थे वो वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग जो थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि वैष्णविज्म में फेमस है हेलिडोरस, जो कि वासुदेवा के ऑनर में पिलर बनाया विदिशा में है ना गरुड़ ध्वज पिलर। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ लोग बुद्धिज्म को भी अपना लिया, जैसे कि आपका मिलिंद पान्हो बुक का आप नाम देखेंगे हो पीछे में, मिलिंद पान्हो, ठीक है ना। कुशाना जो था वो शिवा और बुद्धा, कुशाना रूलर जो होते थे वो शिवा और बुद्धा दोनों को पूजा करते थे। और इनके क्वाइंस में, हम जो कुशाना का क्वाइंस था उसमें हम लॉर्ड शिवा का भी इमेज देखे हैं और लॉर्ड बुद्धा का भी इमेज देखे हैं। अगर हम बुद्धिज्म का बात करें तो इसमें बुद्धिज्म में डाउनफॉल आ गया था, लोग बुद्धिज्म से अलग होने लगे थे। क्यों?
क्योंकि बुद्धिज्म में क्या हुआ था, जिस डिमेरिट्स को खत्म करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था, वही डिमेरिट्स उन लोग में भी आ गया था, वही सब खामियां उन लोग में भी आ गया। तो इसलिए लोग अब उससे अलग, और जो हिंदुइज्म जो था, ब्राह्मणिज्म जो था, वो अपने आप को सुधार करने लगे, वो अपनी जो उनको बहुत सारा सुधार किए, तो इसलिए वो डेवलप हुआ। और कुछ बहुत सारे हिंदुइज्म राजा जो हैं वो बहुत उनको सपोर्ट किया, ठीक है ना। इसी समय आपका जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ तो महायान बौद्ध धर्म आया, जिसका कि मध्य एशिया में प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया था, भिक्षु और नन जो थे वो व्यापारी और कारीगर से बहुत ज़्यादा नगद लेने लगे थे, पैसा मतलब कि गिफ्ट, क्योंकि जो कि पहले से ही बुद्धिज्म में बोला गया कि हमें किसी से गिफ्ट या उपहार नहीं लेना है, जो लोग हमें भिक्षा में दे देंगे वही हम लेंगे। लेकिन ये लोग लेते थे और ये उन लोग के अगेंस्ट नहीं जाते थे, ताकि अगर ये उन लोग के अगेंस्ट जाएंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे तो इनको दान मिलना खत बंद हो जाएगा। और इवन कि ये क्या करते थे, ये सोना चांदी ये सभी उपहार में लेते थे, ठीक है ना। ये दान में क्या सोना चांदी भी स्वीकार करने लगे थे, और इवन कि ये मांसाहारी भोजन भी करने लगे थे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने लगे थे और बहुत ही आराम से लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे। ये सारा इनका इशू हो गया था, जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। संघ का जो अनुशासित जीवन था उसको भी कुछ लोगों ने अपना त्याग करके क्या किया, गृहस्थ जीवन स्टार्ट कर दिया, और बुद्ध से जुड़ी चीज़ों को इनको पूजा जाने लगा और उनकी छवियों को बदल दिया गया। बहुत सारे लोग चेंजेस करने में अपनी लग्जरी के अनुसार धर्म को चेंजेस करने लगे। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कोई भी धर्म में, ये धर्म के जो, चाहे वो धर्म के किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, सिख में हो, ईसाई में, कहीं जो भी इनके सो कॉल्ड ब्राह्मण या मौलवी या पुजारी या जो भी हैं, जो हेड ऑफ द रिलीजन है, वो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को बदल देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार धर्म का परिभाषा बदल देते हैं। और इससे क्या होता है, लोगों में, और लोगों को भड़काते हैं, लोगों को दूसरे के प्रति उकसाते हैं। तो ये सारा कुछ हम आज भी देख रहे हैं, ये पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो नया रूप था, इसमें क्या हुआ, बोधिसत्व का पूजा किया जाता था। हम आपको बोधिसत्व बताए थे। बोधिसत्व कौन से सेक्ट से मेनली जुड़ा हुआ था, तो महायान से जुड़ा हुआ था। और बोधिसत्व में क्या था, वैसे लोग जो कि बुद्धा बन चुके थे लेकिन दूसरे को भी क्या मोक्ष की प्राप्ति करवा सकें, इसीलिए वो यहीं पे रुक गए थे और वो बुद्धा बनना स्वीकार नहीं किए थे। तो ये क्या होता था, बोधिसत्व होता था, ठीक है। बोधिसत्व में मेनली 3 फेमस थे, कौन कौन, अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री और वज्रपाणी, मंजूश्री और अवलोकितेश्वरा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं। और ये महायान बौद्ध धर्म इनको कहा जाता था। कनिष्ठ ये बौद्ध धर्म का बहुत महान संरक्षक बना, जो कि चौथा बौद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। और बहुत सारा स्तूपा भी बनवाया था, जैसे पुरुषपुरा यानी कि पेशावर में एक बहुत फेमस बुद्ध स्तूपा बनवाया था। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। अगर हम रिलीजन का स्पेसिफिक बात करें तो ब्राह्मणवाद का बात करें तो इस समय में क्या हुआ, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ और ये बहुत सारे विशेषताओं को ग्रहण किया, जो कि आज भी मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे चेंजेज लाए, बोले कि हमें बहुत सारा चेंजेज लाए, होता है ये बहुत सारा चेंजेज लाए। बौद्ध धर्म क्या हुआ, बौद्ध धर्म पाली धर्म के रूप में बनाए रखा और ये भारत में जीवित रखा, क्योंकि ये जैसे इसका ये आपका क्या है, हिनायन जो था वो पाली धर्म को संजो के रखा, बोला कि नहीं हम जो, इसीलिए ये अभी भी सर्वाइव कर गया। ईसाई धर्म जो था वो पहले शताब्दी में इंडिया में इंटर किया, क्योंकि उस समय सेंट थॉमस जो थे वो यहाँ पे 2 ईसाई मिशन का नेतृत्व करते हुए यहाँ पे लेकर आए थे। अब अगर हम बर्तन पोट्री का बात करें तो उस समय ये लोग वर्न्ट ब्रिक्स पोट्री यूज करते थे। फ्लोरिंग के लिए टाइल्स सब ये सब क्या होता था, वर्न्ट ब्रिक्स यूज होता था। और इस पीरियड में क्या होता था, ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार भी बनता था, वही बहुत जगह पे नजर आया है। टाइपिकल पोट्री जो इसमें था रेड वेयर था, प्लेन और पूरी तरह से लाल होता था, प्लेन होता था और बहुत अच्छे से फाइन फैब्रिक से उसको पॉलिश किया जाता था, ठीक है ना। रेड वेयर टेक्निक जो था वो सेंट्रल एशिया में बहुत अच्छे से जाना जाता था और ये इस समय भी फरगना के इलाके में बहुत ज़्यादा ये मिला है, फरगना में बहुत ज़्यादा ये पाया गया है। इसमें और भी बहुत विशिष्ट बर्तन होते थे, जैसे स्प्रिंकलर्स, स्पाउटेड चैनल, ये सब भी बहुत कुछ यहाँ पे मिला है। अगर हम कला साहित्य की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन जो है वो ग्रीक, करोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हम लोग सारे जो ग्रुप था वो सबसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। इसी तरह ये लोग ग्रीक भी यूज करते थे, प्राकृत भी यूज करते थे, संस्कृत भी यूज करते थे लैंग्वेज, और बाद में लोग प्योर संस्कृत यूज करना स्टार्ट किया। जैसे कि आपको रुद्रदमन को संस्कृत क्या था, संस्कृत से बहुत प्यार था, वो संस्कृत यूज करते, तो ये ऐसा होने लगा था, ठीक है ना। अगर हम मौर्य जैसे पोस्ट मौर्यन के टाइम में कला का बात करें तो ये मेनली क्या था, इसका सेंटर क्या था, धार्मिक, रिलीजियस था, ठीक है ना। ये मेनली कला क्या था, रिलीजियस कला ये लोग यूज करते थे। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषताएं था वो क्या था, कला और वस्तुकला।
ये स्तूपों का निर्माण करते थे और क्षेत्रीय विद्यालयों का विकास हुआ। 3 क्षेत्रीय विद्यालयों का इसमें विकास हुआ था। कौन कौन सा? एक आपका हुआ था गंधारा, दूसरा आपका हुआ था मथुरा और तीसरा आपका हुआ था अमरावती। गंधारा और मथुरा जो था वो कुषाण के पैट्रोनेज में हुआ था और अमरावती सतवाहना के पैट्रोनेज में हुआ था। गंधारा जो है मेनली बुद्धिज्म से रिलेटेड था, ठीक है। मथुरा जो था वो तीनों धर्म से था, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। अमरावती भी मेनली बुद्धिज्म से रिलेटेड था और इसमें मेनली जातका स्टोरीज का सब कुछ था। जातका स्टोरीज क्या है? बुद्धा के लाइफ पे कहानी सारा कुछ है, उस पे ये सारा कुछ था। तो ये मेनली 3 क्षेत्रीय विद्यालय का डेवलपमेंट हुआ। आइडल्स ऑफ बुद्धा के मूर्ति को तराशा गया, उनको पूजा किया गया, ठीक है ना। और सेंट्रल एशियन रूलर जो थे वो ज़्यादा इंडियन आर्ट और लिटरेचर पे ज़्यादा पैटर्न करने लगे, ज़्यादा उत्साह दिखाने लगे, ज़्यादा इसका संरक्षक बन गए और नया स्कूलों की स्थापना में बहुत, मतलब कि यहाँ का वो ट्रेडिशन को फ्लोरिश करने में बहुत वो एक्साइटेड थे। वो यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को अपनाएं और इसको और आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। 3 मेजर स्कूल्स जो हुए थे स्कल्पचर आर्ट का डेवलप हुआ। कौन कौन? अभी हम आपको बताए थे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, इंडियन और लोकल दोनों देखने को मिलेगा। इसलिए गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को और क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक आर्ट, इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट भी गंधारा को बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल इन्फ्लुएंस भी, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय का अगर हम और बात करें तो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो सेंट्रल एशियन के कॉन्टेक्ट में आए, ग्रीक के कॉन्टेक्ट में आए, रोमन्स के कॉन्टेक्ट में आए। स्पेशली कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था वो खास करके गंधारा सबका रीजन जो था वो, और वो नॉर्थ वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस था, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था, वो सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नजर आया। कुशाना पीरियड टाइम में बहुत सारा ब्राह्मणिकल डायटी को भी कार्व किया गया, जैसे कि आपका कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर, ये सब का भी बहुत अच्छा से मूर्ति बनाया गया, ठीक है ना। सेंट्रल एशियन रूलर्स जो थे वो संस्कृत लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किए और उसके संरक्षण दिया, उसके विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प किए, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। अर्लीस्ट जो थे काव्य स्टाइल का स्पेसिमेन था, काव्य शैली का बना। चेस्ट संस्कृत जो था वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिला। चेस्ट संस्कृत को क्या बोलते हैं? प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत जो था वो चेस्ट संस्कृत है। तो वो कहाँ मिला है आपका? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 1 का यहाँ पे देखने को मिला है। और इसमें बहुत सारा ऑथोरेटिव जैसे अश्वघोषा, पैटर्न ऑफ कुशाना के टाइम में देखिए, आपको हम बताए थे कुशाना के टाइम में कितने फेमस राइटर, पोएट, स्कल, ये सारा कुछ रहते थे। तो ये सबको उनका बहुत संरक्षण मिला। यानी कि अगर हम देखें तो ये लोग कला, साहित्य, भाषा, स्कल्पचर, ये सबको बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिए और इसको बहुत आगे बढ़ाएं। समझ गया ना। इसमें और वो लोग बहुत उत्साही होते थे और लोग सिर्फ अपने यहाँ के कल्चर को नहीं बल्कि इंडियन कल्चर को वो लोग एक्सेप्ट किए और इंडियन कल्चर को बहुत ऊपर। जैसे आप रुद्रदमन को ही देखिए, वो कैसे संस्कृत उसका फेवरेट लैंग्वेज था, संस्कृत उसको बहुत पसंद था, वो अपना इंस्क्रिप्शन तक को संस्कृत में लिखवाया था। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत फेमस इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कौन कौन सा? महावस्तु और दिव्य वादना। ये सब किसका? इसी पीरियड का है, इसी पीरियड में ये सबको लिखा गया था। महायान बुद्ध जो आपका डेवलपमेंट हुआ और उसका जो कंपोजिशन है, जैसे अवदाना, उसकी कंपोजिशन क्या बोलते हैं? अवदाना जो था वो इसी समय पॉपुलराइज हुआ और इसी समय बहुत सारा बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के लैंग्वेज में बहुत सारा बुक कंपोज हुआ, बहुत सारा बुक को लिखा गया जो कि संस्कृत प्योर संस्कृत नहीं था, हाइब्रिड संस्कृत था, में संस्कृत पाली सब का मिक्सिंग था। उसमें बहुत सारे बुक को लिखा गया जिसको कि अवदानाज बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हम ग्रीक का बात करें तो ये लोग और भी किस चीज़ में डेवलप किए? इंडियन थिएटर को ये लोग डेवलप किए, पर्दा का उपयोग करना सिखाएं। यूनानी जो थे, ग्रीक जो थे, वो इंडियन थिएटर को क्या यूज करना सिखाएं? कर्टन्स, जिसको कि यवनिका बोला जाता था। पर्दा, ये सब रंगमंच में पर्दा कैसे यूज करना है, उसका क्या क्या करना है, ये सारा कुछ इसमें ये सिखाए थे। और इसी समय और क्या बुक लिखा गया था? कामसूत्रा, बातास्यान के द्वारा। इसमें सेक्स और लव पे बहुत ही फेमस बुक जो है कामसूत्रा, वो लिखा गया। और इस कामसूत्रा के आधार पर जो सारा इमेज ये सब है वो चंदेला राजा आपका कहाँ? खजुराहो में बना है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? सेकुलर लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के धर्मनिरपेक्ष साहित्य का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
तो इस तरह से हम लोग जो जितने जो फॉरेन रूलर्स थे जो पोस्ट मॉडर्न एज में, यानी कि मौर्यन से गुप्ताज के बीच में, मौर्यंस से गुप्ताज के बीच में जो आए वो मेनली इस एरिया को रूल करते थे, इस एरिया को रूल किए, राइट। इधर आपका सावधान, और यहाँ पे उसी टाइम एक रूलर आया, एक डायनेस्टी आया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सतवाहना। सतवाहना डायनेस्टी आया, और यहीं पे आपका अमरावती, ये मेनली महाराष्ट्र हुआ आपका, आंध्रा तेलंगाना, ऐसा कुछ पार्ट में ये लोग रूल करते थे। इसको हम लोग सतवाहना बोलते हैं। सतवाहना डायनेस्टी जो था जो यहाँ पे रूल करता था, और जो कि इस समय का मौर्यन को सक्सेस, जो अब क्या बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में, अगर मौर्य को सबसे बेटर में कोई सक्सीड किया दक्कन और सेंट्रल इंडिया में, तो वो कौन थे, वो सतवाहना थे। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया का बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का बात करें, तो वहाँ पे कौन सक्सेस किए, सुंगाज, कनवाज, कुशानाज, इंडो ग्रीक, पार्थियन, सिथियन, सेसेनियंस, ये सब। लेकिन डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में कौन सक्सीड किया, सतवाहना। सतवाहना यहाँ पे सक्सीड किया था। सतवाहना को पुराना में क्या बोला गया है, आंध्रा, आंध्र जातिया और आंध्र वृत्याज भी इनको बोला गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सतवाहना को अगले क्लास में डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को हमारा कंटेंट, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस पे जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। झारखंड के लिए JSSC स्पेसिफिक सारा कुछ चल रहा है। आपको अगर आपको UPSC, JPSC या BPSC लिए क्लासेस करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज जो हमारे स्टार्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईग्राम JPSC पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट भी, आप यूट्यूब पे भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।